तो 2024 की जो चुनावी प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और अब हमारे साथ हैं बीजेपी के एक बड़े नेता, मैं इनको ट्रबल शूटर भी कह सकता हूं, बहुत स्पष्ट कम शब्दों में एकदम स्ट्रेट बात करते हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी। अनुराग जी, स्वागत है आपका। आपका स्वागत, धन्यवाद। बहुत बिजी शेड्यूल है, उसके लिए आपने उसमें भी हमारे लिए टाइम निकाला, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन एक बात बताइए, चुनाव शुरू होने से पहले, वोटिंग शुरू होने से पहले जो आकलन था, क्या अभी भी वही आकलन है? कितनी सीटें आएंगी बीजेपी को और एनडीए को? मुझे लगता है दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होती जा रही है। जैसे जैसे मोदी जी के दौरे देश में हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को और ताकत मिल रही है। जैसे जैसे हम अपने 10 वर्ष की उपलब्धियों को और जन जन तक पहुंचा रहे हैं और अगले 5 साल का रोड मैप बता रहे हैं, तो लोगों में एक और विश्वास पैदा हो रहा है, आएंगे तो मोदी ही। लेकिन राहुल गांधी, उन्होंने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो बोलते हैं कि 3-4 दिन पहले तक मुझे लग रहा था कि बीजेपी को 180 सीटें मिलेंगी, अब 150 ही मिलेंगी। राहुल गांधी जी ने 2014 में क्या कहा था, 2019 में क्या कहा? आज कांग्रेस 40 सीट के लिए संघर्ष कर रही है और भारतीय जनता पार्टी 400 पार जाने की तैयारी कर रही है। यूपी के लड़के 7 साल बाद फिर से एक मंच पर एक साथ आए हैं। आपको लगता है कि बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे? जो 7 साल पहले किया था उससे नीचे ही जाएंगे, उससे ऊपर उभर कर नहीं आएंगे, क्योंकि ये पार्ट टाइम राजनीति करते हैं। ये मजबूरी में एक साथ आते हैं, चुनाव पूरे होने के बाद एक दूसरे की आलोचना करते हैं और फिर कभी ना मिलने की बातें करते हैं। लेकिन आज मजबूरी फिर बनी, लेकिन न नेता एक, न नीति एक, और नीयत में खोट भी। ये देखिए इनकी हालत क्या है। ममता बनर्जी जी अलग चुनाव लड़ रही, केजरीवाल जी पंजाब में अलग लड़ रहे हैं, वहाँ राहुल गांधी जी एसडीपीआई, पीएफआई जैसी आतंकवादी संगठनों का समर्थन अपना चुनाव वायनाड में लड़ने के लिए ले रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में इनकी हालत ये हो गई, जहाँ कांग्रेस ने कई सालों तक चुनाव लड़े बड़े दल के रूप में भी, आज एक तरह से पलायन हो चुका है कांग्रेस का। लेकिन 0 + 0 0 ही होता है। अखिलेश जी ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गाजियाबाद से गाजीपुर तक बीजेपी का सफाया होगा। इस पर क्या कहेंगे आप? मुंगेरी लाल के हसीन सपने, दिन में देखो या रात को। कहने से अगर ये सब हो जाता तो क्या बात थी। हमने सोच, ईमानदार, काम दमदार करके दिखाया है। अपराधियों का, दंगइयों का, भ्रष्टाचारियों का सफाया करके दिखाया है। अपने उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाया है। मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास जमीन पे करके दिखाया है। ये नरेंद्र मोदी जी की सोच है जो भारत को आगे ले जा रही है। एक और गरीब कल्याण, 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए। दूसरी ओर भ्रष्टाचार मुक्त शासन और 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाया। तीसरा, सरहद सीमाओं को और सुरक्षित बनाया, सेना को सशक्त किया और देश में ही रक्षा उत्पादन के नए रिकॉर्ड किए। चौथा, जहां आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की कि हम अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। दूसरे सबसे बड़े आयात करने वाले थे मोबाइल के हम 7 साल पहले। आज दुनिया के दूसरे बड़े निर्माता बने हैं। 90% खिलौने बाहर से आते थे, आज 85% एक्सपोर्ट करने पे लगे हैं। $5 बिलियन मरीन एक्सपोर्ट था, आज $9 बिलियन हो गया। मोबाइल 3 गुना एक्सपोर्ट हो गया। 4 लाख करोड़ की मैन्युफैक्चरिंग देश में। केवल एप्पल कंपनी एक का 1,20,000 करोड़ से ज़्यादा का उत्पादन है। 1.5 लाख लोगों को रोजगार है। अब सोचिए उनके बाकी प्रोडक्ट आएंगे फ़ोन के साथ साथ तो कहाँ पहुँच जाएंगे। यही नहीं, स्टील मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 2, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 3, दूध अनाज उत्पादन में नंबर 1। ये मेरे बढ़ते भारत के कदम है। ये 10 वर्षों में जो मजबूत नींव भारत की रखी है, अब इस पे बुलंद और विकसित भारत बनाना है। जब हम बात करते हैं 400 पार की, तो एक बहुत बड़ा फोकस आता है दक्षिण भारत पर, क्योंकि गेंस कहाँ पर आएंगे? अगर गेंस की बात की जाए तो दक्षिण भारत एक एरिया है। लेकिन जितने भी अभी तक ओपिनियन पोल्स आए उसमें वो टर्न अराउंड नहीं है। वोट शेयर तो बढ़ता दिख रहा है, लेकिन सीट्स में वो टर्न अराउंड नहीं है। दक्षिण भारत में आपको क्या लगता है? देखिए, अगर मोदी जी की लोकप्रियता दुनिया भर में इतनी बड़ी है कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे, आज दुनिया की उम्मीद के रूप में मोदी जी की ओर देखती है, तो भारत का कोई भी कोना हो, मोदी जी का वहाँ पे जाना इतनी बार हुआ है,
मोदी सरकार की योजना इतनी पहुंची है, विकास देश का चहुमुखी हुआ है। और दक्षिण भारत में विशेष तौर पर तमिलनाडु में तो काशी तमिल संगमम हो, सौराष्ट्र तमिल संगमम हो, FDIs हो, नेशनल हाईवेज हो, या फिर हमारे रेल से लेकर रोड प्रोजेक्ट, बाकी सब करने का काम किया, पोर्ट हो, मोदी सरकार ने किया। और सबसे बड़ी बात, विरासत, सेंगोल की स्थापना, सेंगोल को लगाना, जब नया संसद भवन बना तब भी तमिलनाडु के लोगों को लगा कि ये मोदी है जिन्होंने करके दिया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अगर अनुष्ठान 11 दिन किया तो उसमें सबसे ज़्यादा समय दक्षिण भारत में बिताया, मंदिरों में गए। और यही नहीं, सनातन धर्म को कुचलने की बात जब DMK के सांसद करते हैं, नेता करते हैं, तो लोग उसको अच्छा नहीं लेते। राम मंदिर के लाइव प्रसारण को रोक दिया जाता है। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये लोग जो नफ़रत की राजनीति करते हैं, वो DMK के खिलाफ अगर कोई ऑप्शन के रूप में, विकल्प के रूप में, कोई ऑल्टरनेटिव के रूप में उभर कर आए तो भारतीय जनता पार्टी, हमारा वोट शेयर भी बढ़ेगा, हमारी सीटें भी बढ़ेंगी। आज आप मुझसे लिख कर ले लीजिए, आप दक्षिण भारत में हमारी पहले से बहुत ज़्यादा सीटें आएंगी, इसीलिए हम 400 पार भी करके दिखाएंगे। आपने नफरत की राजनीति का जिक्र किया। रामनवमी अभी अभी गई है, फिर से बंगाल में कई जगह दंगे हुए। ममता बनर्जी 2 दिन पहले तक कह रही हैं कि दंगे हो सकते हैं, माथा ठंडा रखना, और फिर से दंगे हो गए। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जिनकी सरकार में संरक्षण मिलता है दंगाइयों को, अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को, बलात्कारियों को, उनकी सरकार में आप क्या सोचेंगे? संदेश खली का संदेश देश की गली गली में गया। जो महिलाओं के प्रति अत्याचार, दुराचार हुआ, अपराध हुआ, लेकिन एक मुख्यमंत्री चुप बैठी रही, संरक्षण देती रही। जो भ्रष्ट इनके नेता जो नौकरी के बदले नकद लेते थे, करोड़ों रुपए का नकद पकड़ा गया, तो उनके संरक्षण में आती रही, उनके बचाव में आती रही। एक नहीं, अनेक भ्रष्टाचार, कोल से लेके बाकी जो चिट फंड से लेके बाकी सब इनकी सरकार में हो। आप इनसे क्या उम्मीद करते हैं? जब बात आती है दुर्गा पूजा की या इसकी रामनवमी की, किसी भी तरह की, तो हिंदू अपने आप को असुरक्षित क्यों महसूस करते हैं? क्या कारण है? क्योंकि मुख्यमंत्री ही ऐसी भाषा का प्रयोग करती है, भय पैदा करती है। लेकिन वो ये कह रही हैं कि बीजेपी ने जानबूझ के अधिकारियों के ट्रांसफर करवाए और ये बीजेपी के गुंडे थे जिन्होंने ये काम किया। देखिए, कानून व्यवस्था राज्य का विषय है और 3-4 साल लगातार हमें देखते होंगे कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, कभी एक जगह, कभी दूसरी, कभी तीसरी जगह, और पहले से तैयारी रहती है। पत्थर छतों पे रहते हैं, आगजनी करने की तैयारी रहती है। ये दिल्ली से लेके पश्चिम बंगाल तक ये एक तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ पे भी यही हालत थी। क्यों? क्या वोट बैंक की राजनीति में इतना गिर जाएगा विपक्ष कि कभी सनातन को कुचलने की बात करोगे, कभी हिंदू को खत्म करने की बात करोगे, कभी हिंदुओं के त्यौहार के दौरान उनके ऊपर पथराव, आगजनी और हत्याएं करोगे? अरे कितना गिरोगे वोट के लिए? देश को टुकड़े टुकड़े करने की सोच रखते हैं, सनातन को जड़ से कुचलने की बात करते हैं। अनुराग जी, लेकिन आपके पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी, उनका कहना है कि ये प्रोवोकेटिव स्पीच, ममता बनर्जी का जो भड़काऊ भाषण है उसकी वजह से हुआ। क्या आप लोग इस चीज़ को इलेक्शन कमीशन में लेकर जाएंगे? देखिए, इलेक्शन कमीशन में तो जो पार्टी को करना होगा करेंगे, लेकिन आज देश के सामने सवाल खड़ा होता है, क्या एक राज्य की मुख्यमंत्री निष्पक्ष होकर सबका साथ सबका विकास नहीं कर सकती, सबको सुरक्षित नहीं रख सकती? क्यों महिलाएं असुरक्षित है? क्यों हिंदू असुरक्षित है? क्यों वहाँ पर जितने कंपनी निवेश करने आते हैं वो असुरक्षित है? क्योंकि वहाँ पर भ्रष्टाचारियों को, गुंडों को, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण मिल रहा है। और भ्रष्ट अधिकारियों के लिए भी ममता बनर्जी जी खड़ी हो जाती हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा?